गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये 5 अप्रैल की इनसाइट्स की डेली करंट अफेयर्स क्विज है। तो चलिए गाइस हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी विजन और इनसाइट्स दोनों ही संडे की छुट्टी रखता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ सरायघाट किसके बीच में लड़ी गई थी? मराठास एंड राजपूत्स, मुगल एम्पायर एंड अहोम किंगडम, मराठास एंड अफगान्स या मराठास एंड अहोम किंगडम। ठीक है, तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, जो करेक्ट आंसर है वो है मुगल एम्पायर एंड अहोम किंगडम। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको डिटेल में। देखो इसमें जो लड़ाई लड़ी गई थी वो हमने 1671 में लड़ी गई थी। फाइन, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा और इसको 1671 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में? मुगल एम्पायर में, जिनको लीड किया गया था राजा राम सिंह वन के द्वारा। इसके अलावा अहोम किंगडम में इसको लीड किया गया था लचित बोरफुखांग के द्वारा। ठीक है, तो इसको जो लड़ी गई थी ब्रह्मपुत्र रिवर पे लड़ी गई थी एट द सरायघाट। ठीक है, सरायघाट एक जगह है जो गुवाहाटी असम में। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया इसमें क्या हुआ था। मतलब कि अहोम किंगडम और मुगल एम्पायर में इसमें लड़ी गई थी। फाइन, तो अब आपको इतना याद रहना चाहिए कि बैटल ऑफ सरायघाट किस में लड़ी गई थी। और सरायघाट कहाँ पे है? असम में, गुवाहाटी में है और ब्रह्मपुत्र रिवर के पास लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये क्वेश्चन। Consider the following statement. A foreign national who enters India on valid travel document and stays beyond their validity cannot be considered as an illegal migrant. देखो भाई, इलीगल माइग्रेंट वो वही होगा जो यहाँ पे बिना कागजों के रह रहा है। अगर नो डाउट वो अपना परमिशन लेके आया है, लेकिन अगर वो परमिशन से ज़्यादा रह रहा है तो वो अपने आप इलीगल माइग्रेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो कैन नॉट नहीं आएगा क्योंकि उसको इलीगल इमिग्रेंट वैलिड किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट है, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट फॉरेन नेशनल्स हु आर इन इंडिया इलीगली। नो, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, इवन ये जो यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट है, उनके पास भी पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, फॉरेन नेशनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिपोर्ट कर सकते हैं। फाइन, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स कैन टेक अप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड एनरोल इन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 15 में कि हम जो राइट टू एजुकेशन का जो हक है वो इवन फॉरेनर नेशनल्स को भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रह रहा है 5 साल या 10 साल के लिए, तो उसको आप ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हम उन्हें अलाउड करते हैं। इवन कि वो किसी उनके जो बच्चे हैं अगर किसी को पढ़ना है तो वो किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली 3। फाइन, अब आप देख भी सकते हो इसका 2011 में क्या किया था, सेंटर ने एक सर्कुलेट किया था नोटिस कि क्या कर सकते हैं कि इवन की जो स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज है वो अपने एक SOP इशू कर सकते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि उनको क्या कर सके सो दैट अपनी अपनी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में वो फॉरेन नेशनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइन, इसके अलावा मैं आपको ये डिस्कस कर चुकी हूँ, इलीगल माइग्रेंट वो फॉरेन नेशनल होता है जो इंडिया में एंटर करता है वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन अगर वो अपनी वैलिडिटी से ज़्यादा रह लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलीगल इमिग्रेंट बोलते हैं। फाइन, इसके अलावा मैंने आपको बोल दिया कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। फाइन, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कौन कौन इससे डील कर सकते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इवन की जो होम मिनिस्ट्री है वो भी क्या कर सकती है इसमें मतलब कि डील कर सकती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है। फाइन, इसके अलावा फॉरेन एक्ट 1946 के अंदर जो सेक्शन 3 क्लोज 2 सब क्लोज C है वो सेंटर को राइट देता है कि वो किसी भी फॉरेन नेशनल को डिपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो आइडेंटिफाई करने की फॉरेन नेशनल को वो किस किस के पास पावर है, स्टेट्स को भी दी हुई है, यूनियन टेरिटरीज को भी दी हुई है, और इवन की जो होम मिनिस्ट्री का ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, इन सब के पास क्या है, पावर है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो हम डेली करंट अफेयर्स में WTO के जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते रहते हैं, जो भी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में हमने पढ़ता रहता है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, काफ़ी बार मैंने आपसे डिस्कस किया है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का नाम समझ में आ रहा है कि हम किसी और कंट्री को प्रेफरेंस दे रहे हैं। फाइन, अभी क्या होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये कंट्री गरीब है, ठीक है, और अगर वो आपके कंट्री में माल को एक्सपोर्ट कर रही है तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रेफरेंस दे सकते हो या फिर उसके लिए जो कुछ तारीफ रेट्स हैं उसको कट कर सकते हो। फाइन, बिकॉज यू नो कि वो जो कंट्री है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम उस कंट्री के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। फाइन, तो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इज अ प्रेफरेंशियल तारीफ सिस्टम वेयर इन डिफरेंशियल तारीफ कुड बी इम्पोज। डिफरेंशियल तारीफ लाइक ऑफकोर्स अगर सपोज करो
लाइक यूएसए से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, इंडिया से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, ठीक है, कोई कंट्री, फाइन। समझ लो फ्रांस मंगवा रही है यूएसए से और इंडिया से, ठीक है, तो ऑफकोर्स यूएसए डेवलप्ड कंट्री है तो उस पर वो तारीफ लगाएगा, ठीक है, लेकिन इंडिया पे रिलेटिवली वो कम लगा सकते हैं क्योंकि इंडिया के डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिफरेंशियल तारीफ। लाइक उसको 5% लगा दिया, इंडिया को 2% लगा दिया, फाइन। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है? इट इज अ प्रेफरेंशियल तारीफ सिस्टम वेयर इन डिफरेंशियल तारीफ कुड बी इम्पोज बाय अ नेशन ऑन वेरियस कंट्रीज डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स सच एज वेदर इट इज अ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेस आउटसाइड द परव्यू ऑफ डब्ल्यूटीओ, नहीं भाई, ये डब्ल्यूटीओ के परव्यू के अंडर ही है, फाइन। इंडिया हैज़ एन अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द यूरोपियन यूनियन एंड इज अमंग द लीस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन सिस्टम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मतलब कि इंडिया काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में, लेकिन उसने अपने पोटेंशियल को भी पहचाना नहीं है। अनटैप्ड का मतलब क्या होता है? जो हमें अभी तक हमने पहचाना नहीं है लेकिन हमें पता है। लाइक आपको पता है कि आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो लेकिन आपने ये चीज़ अभी तक पहचानी नहीं है, फाइन, तो इसे बोलते हैं आपका अनटैप्ड पोटेंशियल, फाइन। तो क्या इंडिया अभी तक लीस्ट बेनिफिशियरी? नहीं, ऐसे गलत है। इंडिया इज द मतलब कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलता है यूरोपियन यूनियन की इस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से, फाइन। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ओनली 1, फाइन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। अब आप देख सकते हो, अब आप सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया के पास जो मतलब कि इंडिया नियर अबाउट यूरोप में $39.9 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हाउएवर वो इतना अभी तक नहीं किया है। हाउएवर जो इंडिया अमंग द मेजर बेनिफिशियर्स, मतलब कि इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करके, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ही करता है इंडिया नियर अबाउट कितना करता है $19.4 बिलियन का 2019 में। नियरली हमारा 37% जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, मतलब कि इंडिया में जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 37 एक्सपोर्ट हम नियरली यूरोपियन यूनियन में करते हैं, ठीक है। मतलब कि अभी हम करंट कितना करें $19.4 बिलियन का, लेकिन हम कर कितना सकते हैं $39.9 बिलियन, फाइन। इसके अलावा जीएसपी की जो डेफिनेशन थी वो बिल्कुल करेक्ट थी और मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फाइन। अगर ये भी बता चुकी कि ये जो रूल्स हैं वो किसके अंडर आते हैं? डब्ल्यूटीओ के परव्यू में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलॉफुल कंटेंट इज द वन दैट वायलेट्स एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ऐसा कंटेंट कौन सा हो सकता है जो अनलॉफुल कंटेंट में कंसीडर होगा अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट? ऑफकोर्स अगर ऐसा कंटेंट हमारी स्टेट की सिक्योरिटी पे मतलब कि थ्रेट ला सकता है तो ऑफकोर्स दैट कंटेंट इज अनलॉफुल, ठीक है। अगेंस्ट फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। अगर फॉरेन स्टेट्स में हमारी रिलेशंस खराब कर रहा है तो वो भी अनलॉफुल कंटेंट होगा। डिस्टर्बिंग कम्युनिटी, ऑफकोर्स आपको पता है हमारी मेन क्या यूनिटी, इंटीग्रिटी, सेकुलर करेक्टर है, अगर इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो भी इसका मतलब अनलॉफुल। चाइल्ड सेक्स अब्यूज मैटर, ऑफकोर्स ये सभी के सभी किसमें कंसिडर होगा? अनलॉफुल कंटेंट में। सो बताओ क्या करेक्ट आंसर है? ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हो अनलॉफुल कंटेंट क्या होते हैं? इन जनरल वो कंटेंट जो हमारे लॉ इन फोर्स को क्या करते हैं? वायलेट करते हैं। जैसे कोई भी कंटेंट जो हमारे सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो, हमारी इंडिया के डिफेंस के अगेंस्ट हो, या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट हो, हमारे फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के अगेंस्ट हो, या फिर जो हमारे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, या कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करे, या फिर चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटीरियल से रिलेटेड, तो वो सभी कंटेंट किसमें कवर होता है? अनलॉफुल कंटेंट में कवर होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज द डोमिनिया आइलैंड, ये कहाँ पे कवर है? देखो हम डेली कोई ना कोई आइलैंड पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन किस ओशन में है, ठीक है। ब्लैक सी, रेड सी, कास्पियन सी या मेडिटेरियन। देखो ये जो पढ़ता है रेड सी में पढ़ता है, आपको पता होगा रेड सी किसको कनेक्ट करता है? बाबिल मंडप से उसको गल्फ ऑफ एडन को, फाइन। तो इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो जो डोमिनिया आइलैंड वो कहाँ लाइक करता है? एरिट्रिया और जिबूटी के नियरली के ईस्ट में है, क्या है? डोमिनिया आइलैंड, ठीक है। तो अगर जहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स क्विज कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।